मेरा नाम अनिल है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास खानदान से है। मेरा दोस्त रमेश और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। लोग हमारी दोस्ती की कस्में दिया करते थे। रमेश भी मुझ पर जान देता था और उसने भी मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरा दोस्त है। वो मेरे भाइयों की तरह था। मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो चीज मुझे रमेश ही दिलवाया करता था, चाहे वो कितनी भी महंगी चीज क्यों न हो। इसलिए मुझे भी रमेश की दोस्ती अच्छी लगने लगी थी और उसका साथ मुझे अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि रमेश से मेरा ताल्लुक कुछ दिनों का था या कुछ महीनों का था। हमारा ताल्लुक स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक का था। हम बचपन से एक साथ बड़े हुए। मैं उसे जो भी चीज कहता हूँ मुझे फौरन उस चीज के लिए हाँ करता, कभी भी मना नहीं करता था। वो मुझे हर हाल में वो चीज कहीं से भी ला कर देता था, चाहे कितनी भी महंगी क्यों न हो। कपड़े हो या फिर महंगे से महंगे मोबाइल, जूते, घड़ी, वो हर चीज मुझे दिलवाया करता था और उसने कभी भी बदले में मुझसे कुछ भी नहीं मांगा था। मैं भी रमेश से बहुत प्यार करता था और उसे दिल से सच्चा दोस्त मानता था। यूं ही बचपन से लेकर कॉलेज तक हमारी दोस्ती बनी रही और फिर एक दिन रमेश की जिंदगी में एक लड़की आई जिससे वो बहुत प्यार करता था। रमेश से सुना था कि वो इतनी खूबसूरत है कि भगवान ने खुद उसे अपने हाथों से बनाया है। रमेश उसकी तारीफ करता नहीं थकता था। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो ये चाहता था कि उस लड़की से उसकी शादी हो जाए। लेकिन वो लड़की हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं थी, वो किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और रमेश ने उसे कहीं देखा था। रमेश उसे कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था, लेकिन वो लड़की नहीं मानती थी और हमेशा उसे इग्नोर कर देती थी क्योंकि दोनों के बीच जात पात का बहुत फर्क था। मैं रमेश से कहता था कि वो लड़की कभी नहीं मानेगी तुमसे शादी करने के लिए। अपनी बिरादरी से किसी दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करते ये लोग, बहुत सख्त होते हैं। लेकिन रमेश नहीं मानता था। वो कहता था कि मैं इसे अपना कर ही रहूंगा। वो किसी भी सूरत उसे हासिल करना चाहता था। मैंने अभी तक उस लड़की को नहीं देखा था, बस रमेश के मुँह से उसकी बातें सुनता रहता था और न मैंने कभी इस बात में दिलचस्पी ली थी कि मैं उसे देखूं। हमारे यूनिवर्सिटी के सब लड़के रमेश का बहुत मजाक उड़ाते थे कि रमेश ने अपना दिल दूसरी जात की लड़की को दे रखा है और वो तो हमारी यूनिवर्सिटी की भी नहीं। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में लड़कियां कम पड़ गई थी जो रमेश को दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़की के पास जाना पड़ा। यूनिवर्सिटी की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां रमेश की दीवानी थी क्योंकि रमेश था ही इतना अमीर और हैंडसम। सब लड़कियां कहती कि रमेश हम सब में क्या कमी थी जो तुमने दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़की को दिल दे दिया है। वो सारी लड़कियां रमेश के पैसे और उसकी खूबसूरती की दीवानी थी। ये बात तो मैं मान चुका था। उसके साथ रह कर के इस दुनिया में जीने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और पैसे वाले की बहुत अहमियत है क्योंकि मैं देखता था अक्सर यूनिवर्सिटी में सब लड़कियां रमेश के पीछे होती थी और वो चाहती थी कि रमेश उनसे दोस्ती कर ले और लड़कियां भी तो यही चाहती थी कि रमेश उनको अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। रमेश की तरफ लड़के हो या लड़कियां सब उसको देखते थे, मेरी तरफ कोई भी नहीं देखता था। शायद मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था इसलिए। हालांकि मैं भी कम हैंडसम नहीं था, अच्छी खासी पर्सनालिटी थी मेरी, लेकिन फिर भी लड़कियां मेरी तरफ नहीं देखती थी। मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भी जैसे तैसे मेरी माँ पूरी करती थी और फिर इसके अलावा जो भी खर्चे होते थे वो सब रमेश ही पूरी करता था। इसलिए मुझे किसी भी चीज की जरूरत अगर पड़ती तो मैं रमेश को बोल दिया करता था। इसी तरह मेरी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी। रमेश की फैमिली में सिर्फ उसका एक भाई और एक बहन और उसकी माँ बाप थे, जबकि मेरी फैमिली में मैं था और मेरी 4 बहनें थी और मेरी माँ थी। मेरे पापा बहुत पहले हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। उनको कैंसर हुआ था और हम उनका इलाज नहीं करवा सके थे। मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 का घर अभी बसाना बाकी था। दोनों बहनें जैसे तैसे घर का खर्चा चलाती थी। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर ली थी और मेरी माँ भी सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्चा पूरा कर लिया करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे खर्चे तो रमेश ही पूरे कर दिया करता था, इसलिए घर में थोड़ी बहुत बचत भी हो जाया करती थी। जो पैसे मुझे बहनें और मेरी माँ देती थी वो मैं अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रख लेता था। मैं रमेश के साथ अक्सर खाना भी बाहर खाता था और उससे तरह तरह की फरमाइश करता कि आज ये खाने चलें, वो खाने चलेंगे। मेरी माँ बताया करती थी कि मैं बहुत ही मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। 4 बहनों का इकलौता भाई था, इसलिए घर में मेरी हर ख्वाहिश का मान रखा जाता था। मेरी खुशी को सबसे पहले अहमियत दी जाती थी। मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। मैं घर का लाडला था, इसलिए मुझे अपनी बात मनवाने का बहुत शौक था। रमेश बहुत परेशान रहने लगा था और मुझे दिन रात यही कहता कि इस लड़की के बिना अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता। उसे बस ये था कि वो लड़की एक बार उससे बात कर ले तो वो उसे अपने दिल की बात कह सके।
लेकिन वो लड़की उसे मौका नहीं देती थी कि रमेश उससे कुछ कह सके। उसकी पढ़ाई जैसे ही पूरी हुई तो उसे गाड़ी लेने आती थी, वो गाड़ी में बैठकर चली जाया करती थी। मुझसे अब अपने दोस्त की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज उस लड़की को कैसे भी करके मैं खुद बात करूंगा रमेश के लिए कि रमेश उससे मोहब्बत करता है। मैं रमेश को लेकर उसकी यूनिवर्सिटी गया था और हम उस लड़की के बाहर आने का इंतजार करने लगे। रमेश मुझे बहुत रोक रहा था, यार रहने दो, आज नहीं करते बात, किसी लड़की का रास्ता रोककर इससे बात करना ये ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज उससे बात करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद वो लड़की गेट से बाहर निकली। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े पहन रखे थे, गले में दुपट्टा भी पड़ा हुआ था जिससे उसने अपने आप को बहुत अच्छे से ढका रखा था। चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और जैसे ही गेट से बाहर निकली तो मैं उसके सामने आ गया। अभी रमेश मेरे पीछे ही था। मैंने उससे कहा, एक्सक्यूज मी मैडम। तो वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने उससे बिना कुछ सोचे कह दिया कि ये मेरा दोस्त रमेश है, ये रोज आपको देखने आपकी यूनिवर्सिटी आता है, आपकी यूनिवर्सिटी में इतनी दूर से आता है और आप इसे देखते भी नहीं, ये आपसे बहुत मोहब्बत करता है, क्या यह बात आप जानती हैं? उस लड़की से इतना कहना था कि उस लड़की ने जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा और ये कहते हुए आगे बढ़ गई कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती एक लड़की का रास्ता रोककर उससे बातें करते हुए? क्या तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है जो दूसरों की बहन बेटी का ऐसे पीछा करते हो, उसका तमाशा बनाते हो? मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। मैंने रमेश से कहा, क्या तुम अब भी इस लड़की से मोहब्बत करोगे जिसने तुम्हारे दोस्त को थप्पड़ मारा है? तो रमेश खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यह काम मत करो, लेकिन तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी, अब खुद ही नतीजा भुगतो इस काम का। रमेश ने यह भी कहा था कि इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं था और कोई भी लड़की इसकी जगह होती तो वो भी यही करती। रमेश ने कहा कि मुझे तो बहुत खुशी हुई उसकी सोच देखकर। मैं उसे जवाब देने लगा कि वाह यार, दोस्त हो तो तुम जैसा जो अपनी महबूबा से अपने दोस्त को थप्पड़ लगवाकर कहता है कि इसने अच्छा काम किया है। मैं अपने गाल पर हाथ रखते हुए उसे कह रहा था जबकि वह हंस रहा था और मेरा मजाक उड़ा रहा था। तुमने ही जल्दबाजी की थी। रमेश ने इस बात का अपने घर में भी जिक्र कर दिया था कि वो एक लड़की को पसंद करता है। उसकी फैमिली इस बात में उसके साथ थी और वो लोग उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार भी हो गए। रमेश घर का सबसे बड़ा बेटा था और वो लोग चाहते थे कि रमेश की जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसलिए उसने अपने घर वालों को तैयार भी कर लिया। अगले ही दिन उस लड़की के घर जाएंगे उसका रिश्ता लेकर। रमेश को इस बात पर यकीन था कि उन लोगों के पास इतना पैसा है कि उस लड़की के घर वाले के पास इनकार की कोई वजह नहीं रहेगी और वो लोग हाँ कर ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। रमेश की फैमिली जब उस लड़की के घर गए तो उस वक्त वो लड़की घर पर नहीं थी। उसके घर में सिर्फ उसके चाचा और चाची और उसका कजिन था। बातचीत के बाद रमेश के पापा ने उनसे कहा कि हमें अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। थोड़ी देर के लिए वो लोग तो सोच में पड़कर खामोश हो गए। रमेश के पापा ने उनको यकीन दिलाया कि हमारे घर में आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी और अपनी बहुत तारीफें की। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारा बिजनेस बहुत फैला हुआ है, इस वजह से आपकी बेटी को हमारे घर में पैसे की तंगी कभी नहीं होगी और हमारा बेटा भी उससे बहुत प्यार करता है। इन लोगों ने बताया था कि लड़की के माँ बाप तो मर चुके हैं और इसको हमने ही बेटी की तरह पाला है। उन लोगों ने बताया कि हम निशा के चाचा और चाची हैं, वक्त लगेगा फैसला लेने में और उन्होंने बताया कि हम अपनी बिरादरी से कहीं बाहर शादी नहीं करते, इसलिए अभी हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। तो रमेश के पापा ने जाने की इजाजत लेते हुए उनसे कहा कि हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे, आप हमें फोन पर बता देना। रमेश को बहुत इंतजार था उनके जवाब का। एक हफ्ता इसी बीच में गुजर चुका था लेकिन उन लोगों का कोई भी फोन नहीं आया था। फिर रमेश ने अपने पापा से जिद की कि वो खुद बात करे उनसे और उनका नंबर रमेश ने खुद मिलाकर अपने पापा के हाथ में थमा दिया। बार बार घंटे जा रही थी लेकिन उधर कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब हम लोग परेशान हो गए कि आखिर वो लोग जवाब देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। अगले दिन रमेश ने अपने पापा को फिर से नंबर मिलाकर दिया था तो उन लोगों ने कॉल उठा ली थी और कहा कि हम आपसे माफी चाहते हैं लेकिन यहाँ रिश्ता हम नहीं कर सकते। रमेश के पापा ने उनसे इनकार की वजह पूछी तो आगे से वो लोग खामोश रहे, फोन भी बंद कर दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था उस लड़की की फैमिली पर कि आखिर इतनी अमीर घर में रिश्ता न करने की वजह क्या रही होगी। रमेश बिल्कुल खामोश हो गया था। उनके इनकार को सुनकर अब उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। वो अब बस अपने घर में ही रहने लगा था, अपने कमरे तक ही रहता था। मैं उससे रोज मिलने जाता था, उसके घर में उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश करता था।
उससे बहुत कहता कि बाहर चलो कोई मूवी देखते हैं, कब तक तू इस बात का दुख मनाता रहेगा। लेकिन वह खामोश रहता। इसी बीच 2 महीने गुजर चुके थे और एक दिन उन लोगों का अचानक से फोन आया था कि वो लोग इस रिश्ते के लिए मान गए हैं और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। रमेश के घर वाले बहुत हैरान थे इस बात पर कि आखिर उन लोगों ने पहले इनकार क्यों किया था और अब हाँ की है, आखिर इसकी क्या वजह होगी। लेकिन रमेश को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो उन लोगों की हाँ सुनकर बहुत खुश था क्योंकि उसकी मोहब्बत उसे मिलने जा रही थी। हर रुकावट खत्म हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस खुशी में वो नाचने लगे क्योंकि उन 2 महीनों में रमेश बहुत उदास रहा था। ना उसने ठीक से खाना खाया था ना पिया था, बस एक कमरे में बंद पड़ा रहता था। इस अचानक मिलने वाली खुशखबरी ने पूरे घर को खुश कर दिया था। रमेश के पापा ने उनसे मंगनी की तारीख फोन पर ही ले ली थी। अब मंगनी और शादी की तैयारी जोरों पर थी। सब बहुत खुश थे। आज उसकी मंगनी का दिन था। रमेश ने उसी वक्त सुनार की दुकान पर जाकर हीरे की अंगूठी बनवाई थी। मंगनी का दिन भी आ गया था। सब बहुत खुश थे। मंगनी बहुत शानदार तरीके से हुई थी। रमेश की मंगेतर को मैंने पहली बार उसकी मंगनी पर ही देखा था। रमेश से जितनी उसकी तारीफ सुनी थी वो तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि काश इस लड़की से मेरी शादी होती या ये मुझे मिल गई होती। मुझे रमेश की किस्मत पर जलन होने लगी थी कि उसे जिंदगी के हर ऐश मिले थे और अब जो लड़की मिली थी वो भी इतनी खूबसूरत। आज से पहले मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। अपनी कॉलेज लाइफ से लेकर यूनिवर्सिटी तक जितनी खूबसूरत निशा थी उतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। रमेश सच कहता था कि भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से अपने हाथों से बनाया है। वो थी ही इतनी खूबसूरत की उसकी तारीफ किए बिना कोई रह नहीं सकता था। मंगनी को 1 महीना हो गया था और निशा के घर वाले कह रहे थे कि अगले महीने की शुरुआत में ही शादी हो जाए। रमेश के पापा और रमेश ने उनसे दहेज लेने से मना कर दिया था क्योंकि वो लोग खुद ही इतने पैसों वाले थे। उनको जरूरत भी नहीं थी दहेज लेने के लिए, इसलिए उन्होंने सिर्फ जरूरत की चीजें देने का बोला था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। रमेश ने निशा का नंबर उसकी चाची से ले लिया था और वो निशा को कॉल करता तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती थी। रमेश समझता था कि शायद वो उससे मोहब्बत नहीं करती या जबरदस्ती हामी भर दी है। ये सब रमेश अपने दिल में सोचता रहा था, लेकिन उसे छोड़ने का भी सोच नहीं सकता था। वो सोचता था कि शादी के बाद निशा को मोहब्बत हो ही जाएगी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और शादी का दिन भी आ गया। रमेश के पापा ने शादी की सारी जिम्मेदारियां मुझे देने को बोला था और मैं हर जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरह पूरी कर रहा था। सारी अरेंजमेंट मैं ही देख रहा था। रमेश के कमरे से लेकर उसकी सारी घर की डेकोरेशन मैंने ही की। सब मेहमानों को डेकोरेशन बहुत ही पसंद आई थी। रमेश भी बहुत खुश था और उसकी मम्मी बार बार उसकी नजर उतार रही थी। सारे घर वाले तैयार हो चुके थे। बस कुछ मेहमानों के आने का इंतजार हो रहा था कि वो आ जाएं तो बारात लेकर निशा के घर रवाना हो जाएं। कुछ ही देर में बारात रवाना हो गई थी। वो निशा दुल्हन के जोड़े में सजी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रमेश तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन उन दोनों को ऐसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे खुशी नहीं हो रही थी। वैसे तो वो मेरा दोस्त था, मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन पता नहीं कि उसके शादी वाले दिन मेरे दिल में एक अजीब से एहसास ने जन्म ले लिया था। उसकी खुशी से मुझे जलन होने लगी थी। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं रमेश की खुशियों से जल रहा हूँ या कुछ और बात है। कुछ ही देर में शादी होने वाली थी। सब लोग दूल्हा और दुल्हन की बहुत तारीफ कर रहे थे। रमेश भी बहुत खुश था। लोगों से उसकी तारीफ सुनकर मैं बस खामोश खड़ा वहाँ सब कुछ देख रहा था। मैं रमेश को शादी की मुबारकबाद देने स्टेज पर गया, उससे गले मिला और उसे हमेशा ऐसे ही खुश रहने के लिए दुआ दी और उसे कहा कि आखिर तुमने भाभी को हासिल कर ही लिया। उसकी हंसी पूरे हाल में गूंज रही थी। निशा बहुत चुपचाप थी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। रमेश ने उसका हाथ थामा हुआ था। वो सब मुझसे पता नहीं क्यों देखा नहीं जा रहा था। कुछ ही देर में विदाई भी हो गई। रमेश और निशा को मैंने कार में बिठाया जो फूलों से सजी हुई थी। शादी खत्म होने के बाद सब अपने घर चले गए थे और निशा को घर आते ही उसकी सास और ननद पूरा घर दिखाने लगी थी। उसके बाद वो लोग उसे रमेश के कमरे में ले गए थे जो मैंने ही अपने हाथों से सजाया था। शादी को 1 महीना होने वाला था, लेकिन अब रमेश बहुत बुझा बुझा सा रहने लगा था। मैंने उसे कई बार वजह पूछी, लेकिन वो हमेशा टाल दिया करता था। पता नहीं क्या बात थी जो वो मुझसे छुपा रहा था। हालांकि मैं उसका दोस्त था जिससे वो छोटी छोटी बात भी शेयर किया करता था। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन रमेश में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रमेश ये शादी करके बहुत पछता रहा है और मैं दिल ही दिल में खुश होने लगा कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि मुझे रमेश की बीवी निशा अच्छी लगने लगी थी और मैं दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगा था। निशा को रमेश के साथ मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं करती थी। रमेश
के रवैये से मुझे यह एहसास होने लगा था कि वो निशा से खुश नहीं है, लेकिन मैं इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था। आखिर मैंने रमेश से पूछ लिया, क्या बात है जिस वजह से तुम इतना परेशान रहते हो? क्या तुम निशा की वजह से परेशान हो? तो वो एकदम से हैरान हो गया। उसने कहा, हाँ बस ऐसा ही समझो, लेकिन प्लीज तुम मुझे फोर्स मत करो कि मैं यह बात तुम्हें बताऊं। मैं खामोश हो गया। उसका जवाब सुनकर अब मेरे लिए और आसानी हो गई थी कि रमेश भी निशा को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा था। अब मैं चाहता था कि रमेश निशा को छोड़ दे या किसी भी तरह से उसे तलाक दे दे तो मैं उससे शादी कर लूं। एक दिन रमेश की माँ ने मुझे फोन किया और मुझे कुछ ऐसी बात बताई जो मैं सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। और उसकी माँ बहुत परेशान थी। वो मुझसे कह रही थी कि तुम रमेश को समझाओ। उनकी परेशानी से मुझे अंदाजा हो रहा था कि रमेश ने जो बात बताई थी वो निशा की वजह से परेशान है, वो एकदम सच है। इसलिए मैंने आंटी को हाँ बोल दिया कि फिक्र न करें, मैं उसे समझाऊंगा। यह कहते हुए मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने रमेश को कुछ भी नहीं समझाया क्योंकि मैं खुद यही चाहता था कि रमेश यही सब करे। मेरा काम तो वैसे ही आसान हो रहा था, मैं क्यों उसे समझाता। पहले उनके बीच झगड़े होते थे, लेकिन अब निशा को छोटी छोटी बात पर मारने भी लगा था। ये सब बातें मुझे रमेश की माँ ही फोन पर बताई थी। रमेश मुझे जब भी मिलता तो मैं उसे जानबूझकर कोई ऐसी बात बोल देता जिससे उसको अपनी बीवी से नफरत हो जाए और वह उस पर गुस्सा करने लगे। मैं उसको हमेशा यही कहता था कि जितनी मोहब्बत तुम अपनी बीवी से करते हो शायद वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। हो सकता है उसकी जिंदगी में तुमसे पहले कोई और हो। ये शादी उसने अपने चाचा चाची के दबाव में डालने पर की है। मैं उसे बहुत उकसाता था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, उसे अपने घर से निकाल दे, लेकिन रमेश अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर रहा था जैसा मैं चाहता था। वो सिर्फ उसके साथ गलत बिहेवियर रखे हुआ था, उसे मारता भी था, जबकि मैं तो ये चाहता था कि रमेश उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, उसे तलाक दे दे। मैं नफरत की आग में अब बहुत आगे आ चुका था। मुझे रमेश से नफरत महसूस होती थी। इस नफरत में मेरी और रमेश की दोस्ती कहीं गायब हो गई थी। मेरा मकसद यह था कि मैं निशा को किसी भी तरह हासिल कर लूं, रमेश की जिंदगी से उसे निकाल दूं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की निशा को रमेश की जिंदगी से निकालने की, लेकिन रमेश ने अभी तक उसे तलाक नहीं दी। जब वो उसे तलाक नहीं दे रहा था तो मैं रमेश को जान से मारने की कोशिश में लग गया। मेरा कोई भी मंसूबा काम नहीं कर रहा था। अब मैंने सोचा कि उसे किसी खाने की चीज में जहर मिला कर दूं और फिर मैंने शाम को उसे फोन किया कि आज का डिनर मेरी तरफ से है। खाना खाने के बाद हम बाहर कार में आकर बैठ गए और मैं उसके लिए जूस ले आया और फिर मैंने उसमें जहर मिला दिया और रमेश के सामने रख दिया। जैसे उसने पीना शुरू किया, थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगी। ये सब कुछ देखकर पहले तो मैं थोड़ा डर गया, पर ये सब कुछ देखकर मैं जल्दी से उसे अस्पताल ले गया और उसकी माँ को फोन किया। वो लोग अस्पताल पहुंच गए, लेकिन सब लोगों के होश उड़ गए जब डॉक्टर ने बताया कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर क्या था, उसके माँ बाप वहीं रोने लगे। मैंने उसके बहन भाई को भी अस्पताल फोन करके बुला लिया। वो लोग भी वहीं पर आ गए। वो सभी रोने लगे। मैं भी उनके साथ रोने की एक्टिंग करने लगा और फिर रमेश की डेड बॉडी को उसके घर ले आए। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुझे कोई अफसोस नहीं था कि मैंने क्या कर दिया है। मुझे निशा को हासिल करने का भूत सवार हो गया था और इसीलिए मैं किसी भी हद से गुजर सकता था। मेरा यह मंसूबा कामयाब हो गया था। रमेश को भी 4-5 महीने हुए थे। तब रमेश के माँ बाप ने सोचा कि निशा अभी जवान है और इसकी शादी कहीं और कर देनी चाहिए। निशा के सास ससुर उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर चुके थे। मैंने उनसे कहा कि आपको कहीं और रिश्ता खोजने की जरूरत नहीं है, निशा से मैं शादी करूंगा। उन लोगों को इस बात पर कोई एतराज नहीं था क्योंकि मैं रमेश का बचपन का दोस्त था। वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह जानते थे और मैं उनके घर का ही मेंबर था। रमेश के माँ बाप ने निशा से इजाजत ली। वो शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी, लेकिन रमेश के माँ बाप ने निशा को समझाया कि बेटा तुम अभी जवान हो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और फिर अनिल बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम यहाँ से कहाँ जाओगी। तुम्हारे तो अपने सगे माँ बाप भी नहीं है, तुम्हारे बस चाचा चाची हैं, वो तुम्हें अपनाने के लिए अब तैयार नहीं होंगे। तो मजबूरी में निशा ने शादी के लिए हाँ कह दी और इस तरह मेरी और निशा की बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई। मैं बहुत खुश था। आज मेरे दिल के अरमान पूरे हो रहे थे। जिस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने अपने दोस्त की जान ले ली थी, आज वो मेरा मकसद पूरा हो गया था। निशा मेरी बन गई थी। आज मेरी सुहाग रात थी। मेरे दिल में जज्बात मचल रहे थे। मेरी बहनें और मेरी माँ भी बहुत खुश थी क्योंकि रमेश के माँ बाप ने निशा की शादी बिल्कुल एक बेटी की तरह की थी। ढेर सारा दहेज भी दिया था। इतनी खूबसूरत बहू, ऊपर से ढेर सारा दहेज। मेरे घर वाले बहुत खुश थे। शादी की रात आई। मेरी बहनों ने निशा को सजाकर दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में बैठा दिया।
मैं अपने दिल के मचलते जज्बातों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकलते निकलते बची, क्योंकि निशा तो सामने बेड पर दुल्हन की बजाय कफन ओढ़कर लेटी हुई थी। मैं उसके पास गया, मेरा दिल धड़क रहा था। ये सब क्या है? पता नहीं निशा ने कफन क्यों ओढ़ी थी। मेरे दिल में अफसोस होने लगा। मुझे लगा शायद रमेश की मौत से निशा को बहुत बड़ा सदमा लगा है और रमेश की मौत की याद में उसने अपने ऊपर कफन डाली है। शायद ही उसका रमेश को याद करने का अपना एक अलग ही तरीका है। मैंने निशा को आवाज लगाई, निशा ये सब क्या है? जितना दुख तुम्हें रमेश की मौत का है उतना ही मुझे भी है, क्योंकि रमेश मेरा दोस्त था, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुका है और हम एक नए रिश्ते में आ चुके हैं। तुम्हें उसे भूलना होगा, अपनी यादों से उसको निकालना होगा। हम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन निशा ने कहा, मैं ये सब कुछ रमेश की याद में नहीं कर रही, बल्कि मैं अब हमेशा ऐसा ही करूंगी। और मैं जब रमेश की बीवी थी तब भी रात को कफन ओढ़कर ही लेटा करती थी। मुझे कफन ओढ़े बिना नींद नहीं आती। अब तुम्हें भी मुझे ऐसे ही झेलना होगा। और मैंने रमेश को भी कभी हक नहीं दिया था कि वो मेरे पास आए और मेरे शरीर को हाथ लगाए, और मैं तुम्हें भी यह हक नहीं दूंगी कि तुम मेरे शरीर को हाथ लगाओ। मैंने ना ही रमेश से शादी के लिए तैयार थी और ना ही तुमसे, लेकिन रमेश के साथ मेरे चाचा चाची जबरदस्ती शादी करवा दी, और अब तुम्हारे साथ मेरे सास ससुर ने जबरदस्ती शादी करवा दी। मैं दोनों ही शादियों के खिलाफ थी। निशा की बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे नहीं पता था कि रमेश और निशा के बीच लड़ाई झगड़े की क्या वजह थी। शायद दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की वजह यही थी कि निशा हर रात कफन ओढ़कर सोया करती थी और रमेश निशा से परेशान रहता था। उसने इतनी खूबसूरत बीवी को, अपनी मोहब्बत को तो पा लिया था, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सका था। मेरा दिल अब खून के आंसू रो रहा था कि ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया। अपने जान से प्यारे दोस्त की जान ले ली थी। मैंने निशा से कहा, निशा ये सब गलत है। अब तुम मेरी बीवी हो और मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम इस तरह कफन ओढ़कर नहीं सो सकती। तुम्हें मेरी बीवी होने के सारे हक मुझे देने होंगे। लेकिन उसने कहा, अगर तुमने मेरे शरीर से कफन हटाया तो मैं इस वक्त खुद को खत्म कर लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं डर गया और खामोशी से एक साइड पर होकर लेट गया। मेरी शादी को 10 दिन गुजर चुके थे। निशा रोज रात को कफन ओढ़कर सो जाती। पूरी रात मेरा दिल दहशत में रहता। मुझे लगने लगा था कि निशा कोई दिमागी मरीज है। मैं निशा की इस तरह की हरकत और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और एक रात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। निशा कफन ओढ़कर सो रही थी। मैंने आंख खोलकर देखा भी नहीं था। गुस्से से उसके शरीर से कफन उतारकर फेंक दिया। निशा बेखबर सो रही थी। उसे कुछ होश नहीं था। मैंने उसके ऊपर से कफन उतार दिया। वो पिंक कलर की नाइटी में थी। उसका खूबसूरत सा शरीर अब मेरे सामने था। मुझे खुद पर काबू नहीं हो रहा था। मैंने उसे बाहों में भर लिया। मेरे हाथ लगाते ही वो उठ गई थी और मुझसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी पकड़ भी मजबूत थी। वो मेरी मजबूत बाहों से निकल नहीं सकी। लेकिन ये क्या, जैसे ही मेरे हाथ निशा की पीठ तक पहुँचे थे, उसकी पीठ पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कि उसकी पीठ पर कुछ गुदा हुआ था, जो मुझे अपनी उंगलियों के नीचे महसूस हो रहा था। मैंने निशा की नाइटी हटाकर देखा तो उसकी पूरी पीठ पर रंजीत का नाम लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीली चीज से उसकी पीठ पर ही ये निशान लगाए हो और अपना नाम लिखा हो। मैं बहुत हैरान सा उसकी पीठ को देख रहा था। अब सारा राज खुलकर सामने आ चुका था। निशा सर झुकाए आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, निशा ये सब क्या है? आखिर तुम्हारी पीठ पर ये रंजीत नाम क्यों लिखा है? उसने कहा, मैंने अपने शरीर पर किसी और को हाथ नहीं लगाने दिया था और इसलिए मैं कफन ओढ़कर सो जाया करती थी, ताकि रमेश और तुम मुझे कभी भी हाथ न लगा सको। रमेश को भी मैंने कभी अपने शरीर को हाथ लगाने नहीं दिया था। यह मेरे जीवन की सच्चाई है। मैं रंजीत नाम के लड़के से प्यार करती थी। वो मुझे अपनी जहांगीर समझने लगा था। वो मेरे साथ मनमानी करता था। मैं किसी भी तरफ आंख उठाकर भी देख लूं तो मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता था। वो कहता था कि आंखें सिर्फ मेरी तरफ उठनी चाहिए, किसी और की तरफ उठी तो ये आंखें निकाल लूंगा। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक बार मैंने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। मेरे पीछे का गला कुछ ज्यादा ही बड़ा था। मैं उसके साथ एक कैफे में बैठी हुई थी। कुछ लड़के मुड़ मुड़कर मेरी पीठ की तरफ देख रहे थे। रंजीत से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुझे अपने घर ले आया और फिर उसने मेरी पीठ पर तेज धार नुकीली चीज से अपना नाम लिख दिया। उसने कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हर उठने वाली निगाह को पता होनी चाहिए कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ रंजीत की है। उसका यह दीवानापन देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी पूरी पीठ लहूलुहान हो चुकी थी। मैं किसी तरह पीछा छुड़ाकर अपने घर आई थी। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे। मेरे चाचा चाची मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अगर उन्हें मेरी सच्चाई का पता चल जाती तो वो मुझे घर से ही निकाल देते।
और उस वक्त भगवान को मेरे ऊपर रहम आ गया। मेरे चाचा और चाची की ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और उन्होंने घर बदल दिया। इस तरह रंजीत से मेरा पीछा छूट गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं रंजीत के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस दिन से चाचा चाची का रवैया मेरे साथ और भी खराब हो गया। उन्होंने कहा कि तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसे में रमेश का रिश्ता मेरे लिए आया। चाची ने मेरा अबॉर्शन करवा दिया और जबरदस्ती मेरी शादी रमेश के साथ करा दी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई रमेश को पता चले, इसलिए मैंने उसे कभी अपने शरीर पर हाथ नहीं लगाने दिया था। लेकिन आज तुमने सब कुछ देख लिया, इसलिए मुझे तुम्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ी। निशा की सारी सच्चाई जानकर अब मेरी आंखें खुल चुकी थी। मुझे अपने दोस्त के मरने का बहुत दुख था। मैंने उसकी जान ले ली। मैं उसका गुनहगार था। मैंने निशा के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लिया कि रमेश का जान जाना कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसमें मेरा हाथ था। वो भी आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रही थी। हम दोनों ही गुनहगार थे। मैंने निशा से कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत जानते हुए भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। लेकिन निशा ने कहा, जो अपनी जान से ज्यादा प्यारे दोस्त का ना हो सका, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। जो इंसान अपने बचपन के दोस्त का ना हो सका, उस दोस्त का जिसने तुम्हें भाई से बढ़कर जाना, तुम भला मेरे साथ क्या वफा करोगे। उसने उसी वक्त मेरा घर छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। आज मैं तन्हा अकेला अपने गुनाहों की आग में जल रहा हूँ। मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हुआ था। निशा ने अदालत के जरिए मुझसे तलाक ले ली थी। दिन पर दिन मेरी हालत खराब होती जा रही थी। किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। एक दिन मैं ख्यालों में मगन सड़क पर चला जा रहा था कि मेरे पीछे से एक कार ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया। मैं सड़क पर गिरा था। भगवान का शुक्र था कि मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई थी। गाड़ी वाले ने ही मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गया। उसने कहा, जब खुद को थोड़ा ठीक महसूस करो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं उसके घर पर बैठा हूँ। उसके घर को देख रहा था। बहुत ही खूबसूरत था। तभी एक लड़की कमरे से बाहर आती दिखाई दी। जमीन आसमान मेरी आंखों के सामने घूम गए थे। कमरे से निकलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि निशा थी। वो लड़का जो मुझे लेकर आया था वह जल्दी से निशा की तरफ बढ़ा था और उसका हाथ पकड़कर बोला, निशा देखो, इस लड़के का एक्सीडेंट मेरी वजह से हो गया है। तुम इसके लिए जूस ले आओ। निशा भी मुझे ही देख रही थी, लेकिन उसने मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लिया और किचन में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उस लड़के की कॉल आई जो मुझे गाड़ी में लेकर आया था और वह बात करते करते बाहर चला गया। मुझसे रोका नहीं गया। मैं निशा के पीछे किचन में गया। मैंने निशा से कहा, निशा ये सब क्या है। निशा ने मुझे बताया कि यह रंजीत है। यह मुझे तलाश करता हुआ मुझ तक पहुंच गया। इसने मुझसे अपने किए की माफी मांगी थी और भगवान का शुक्र है रंजीत एकदम ठीक है और मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। हम दोनों की शादी हो गई है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। खुशी तो निशा के चेहरे से ही टपक रही थी। सच में वो बहुत खुश थी। लेकिन सजा तो भगवान ने मुझे दी थी। ना मेरा दोस्त मेरे पास रहा और न ही मुझे निशा मिल सकी। मैं थके थके कदमों से निशा के घर से वापस आ गया था। अब मैं भगवान से रो रो कर दुआ करता हूँ कि भगवान मेरे गुनाहों की सजा कम कर दे और मेरे दिल को सुकून दे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।